हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। आज हम यहाँ पे वितरण के सिद्धांत से संबंधित विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे एनटीए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए हमारे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्पादन के एक साधन के सीमांत उत्पाद और सीमांत आय उत्पाद दोनों के मानों में कोई विसंगति नहीं होगी यदि हमारे ऑप्शन है, पहला ए आर बराबर एम आर होगा, दूसरा ए सी बराबर एम सी होगा, तीसरा टी सी माइनस टी आर और चौथा है हमारा ए सी बराबर ए आर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर एम आर। सीमांत मूल्य उत्पादन, सीमांत भौतिक उत्पादन को हम आय उत्पादन आदि के नाम से जानते हैं। प्रतियोगिता में मूल्य एक ही रहता है, उत्पादन में परिवर्तन का मूल्य ऊपर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन वाकर के द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शन है, पहला जीवन निर्वाह सिद्धांत, दूसरा जीवन स्तर का सिद्धांत, तीसरा मजदूरी कोष सिद्धांत और चौथा अवशेष अधिकारी सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशेष अधिकारी सिद्धांत जो है वो वाकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मजदूरी कोष का अवशेष अधिकारी सिद्धांत वॉकर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन में से उत्पादन के सभी साधनों को पुरस्कार, लगान, ब्याज, किराया चुकाने के बाद जो अवशेष बचता है वह मजदूरी के रूप में श्रमिकों को मिलता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लगान का आधुनिक सिद्धांत विकसित किया? हमारे ऑप्शन है, पहला जेएम किंग्स के द्वारा, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, तीसरा जॉन रॉबिन्सन द्वारा और चौथा डी.एच. रॉबर्टसन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। अगर हम बात करें लगान के आधुनिक सिद्धांत की, तो लगान का आधुनिक सिद्धांत जॉन रॉबिन्सन द्वारा विकसित किया गया। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर जी.एस. मिल को जानता है, परंतु इसका विकास जेबन्स, पेरेटो, मार्शल तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन आदि ने किया। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक उत्पत्ति का साधन जिसकी पूर्ति भूमि की भांति सीमित होती है आर्थिक लगान प्राप्त कर सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक आय एवं हस्तांतरण आय का ही आंतरिक लगान है। हमारा चौथा प्रश्न है, आभास लगान संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, कुल आगम ऋण कुल परिवर्तनशील लागत, सीमांत आगम ऋण औसत परिवर्तनशील लागत, औसत आगम ऋण औसत परिवर्तनशील लागत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आगम ऋण परिवर्तनशील लागत। आभास लगान, जिसे हम क्यूआर से भी जानते हैं, कुल आगम से घटाने पर कुल परिवर्तनशील लागत से संबंधित है। आभास लगान की धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया। उनके अनुसार आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों के पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। आभास लगान सदैव शून्य के बराबर या उससे अधिक होगा, किंतु यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। हमारा पांचवा प्रश्न है, विभेदक लगान के कारणों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड रिकार्डो, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा माल्थस, चौथा जे.एस. मिल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। विभेदक लगान के कारणों की खोज की व्याख्या जो है वो डेविड रिकार्डो के द्वारा की गई। रिकार्डो ने बताया कि लगान एक भेदात्मक बचत है। उत्तम तथा खराब भूमि के उत्पादन या आय के स्तर को ही रिकार्डो ने लगान कहा। विशिष्ट भाषा में से इसे रिकार्डो ने इस प्रकार व्यक्त किया कि लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि के उत्पादनों का अंतर है।
हमारा अगला प्रश्न है, लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसे कहते हैं, इसे किसके द्वारा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, पहला J.S. मिल, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा डेविड रिकार्डो और चौथा J.M. किंग्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो के द्वारा। 19वीं शताब्दी में रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो के अनुसार लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूमि को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो से पूर्व प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने लगान संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्रकृतिवादियों के अनुसार कृषि ही एकमात्र क्षेत्र है जहां अतिरेक, जिसे सरप्लस भी कहा जाता है, उत्पन्न होता है। प्रकृतिवादियों ने कृषि क्षेत्र की अतिरेक क्षमता का कारण प्राकृतिक तत्वों का योगदान बताया था। हमारा 7वां सवाल है, लगान एक विविधात्मक आधिक्य है, यह धारणा किसकी है? हमारे ऑप्शन है, पहला रिकार्डो, दूसरा मार्शल, तीसरा पीगू और चौथा एडम स्मिथ। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकार्डो। लगान एक विविधात्मक आधिक्य है, यह धारणा रिकार्डो की है। रिकार्डो कहते हैं कि लगान एक विविधक आधिक्य है जो अधिक उपजाऊ भूमियों को कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है। इस प्रकार लगान एक विविधात्मक लाभ है जो भूमि की उर्वरता में अंतर अथवा स्थिति में अंतर अथवा दोनों कारणों से हो सकता है। हमारा 8वां सवाल है, यूलर के प्रमेय का संबंध है। हमारे ऑप्शन है, पहला मुद्रास्फीति से, दूसरा वितरण से, तीसरा कर प्रणाली से और चौथा जनसंख्या से। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितरण से। यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण से है। यह संख्या सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रमेय है। इसे फर्मट यूलर प्रमेय भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम सन 1776 में यूलर ने प्रस्तुत किया एवं यह सिद्ध किया था। इस प्रमेय के अनुसार यदि n तथा ये जो परस्पर अभाज्य धन पूर्णांक हो, जहां n यूलर का टोसेंट फलन होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, वितरण के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता आएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच होगी। हमारे ऑप्शन है, पहला 1 से कम, दूसरा 1 के बराबर, तीसरा 0 और चौथा 1 से अधिक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 के बराबर। इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें, चूँकि ये अलग अलग मात्राओं के लिए हमें बताया जा रहा है, तो इसको हम, चूँकि ये बराबर मात्रा में भी 1 के बराबर पाया जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा विशेष रूप से अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक वक्र होता है जो इस तरह से आता है। यहाँ पे हमारा ये जो बिंदु बनता है, ये हमारा ई बिंदु कहलाता है और ये जो हमारी रेखा है, ये AW बराबर MW है और ये वाली जो रेखा है हमारी MRP हो जाएगी। यहाँ पे ये प्राइस बिंदु कहलाता है सबसे ऊपर। ठीक, तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि वितरण के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता आएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होगी। जब साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है, तब श्रम
तथा पूंजी के सापेक्षिक भाग स्थिर रहते हैं तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। साधनों को प्राप्त होने वाली मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है और यही क्या है हमारा यूलर प्रमेय भी बताता है। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किनका संबंध आभासी लगान की धारणा से है। हमारे ऑप्शन है, पहला मार्शल, दूसरा जे रॉबिन्सन, तीसरा डी रिकार्डो। यहाँ पे हमें कुछ कूट दिए गए हैं, जैसे ए में दिया गया है पहला और तीसरा, बी में पहला और दूसरा, सी में उपरोक्त सभी और डी में केवल 3। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा, मतलब मार्शल ने दिया और डी रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। आभासी लगान की अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय मार्शल को जाता है। इस धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने उन साधनों के मूल्य पारिश्रमिक निर्धारण के लिए किया जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। स्थिर साधनों को दीर्घकाल मिलने वाली आय लगान कहलाती है और जो अल्पकाल में प्राप्त करता है वह आभास लगान है। आभास लगान को अगर हम ज्ञात कैसे करते हैं, आभास लगान का सूत्र क्या है, क्यू आर इक्वल टी आर। टी आर जो है हमारी टोटल रेवेन्यू होता है माइनस टी वी सी, जिसे हम कुल परिवर्तन लागत भी कहते हैं। आभास लगान सदैव शून्य के बराबर अथवा इससे अधिक हो सकता है पर ऋणात्मक कभी नहीं होता है। दीर्घकाल में आभास लगान शून्य हो जाएगा क्योंकि फर्म संस्थिति की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करेगा। हमारा 11वां सवाल है, विभाजित श्रम बाजार का अर्थ है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला है हमारा श्रम भेदभाव, दूसरा श्रम को एमआरपी से कम मजदूरी का भुगतान, तीसरा बाजार निष्कर्ष निर्धारित करने में मजदूरों के एमपी सिद्धांत का विफल होना और चौथा विभिन्न प्रकार के श्रमों की मजदूरी में एक समानता। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। जबकि विभाजित श्रम बाजार में क्या क्या पाया जाता है, श्रम भेदभाव पाया जाता है, श्रम को एमआरपी से कम मजदूरी का भुगतान होता है और बाजार निष्कर्ष निर्धारित करने में एमपी सिद्धांत का जो है वो विफल होना भी पाया जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, मजदूरी का निर्धारण किया जाता है जहां हमारे ऑप्शन है, पहला श्रम की मांग बराबर श्रम की पूर्ति, दूसरा श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता बराबर सीमांत पारिश्रमिक, तीसरा श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता बराबर औसत आगम उत्पादकता और चौथा है श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता बराबर औसत पारिश्रमिक। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला और दूसरा सही है, बी नंबर बोलता है कि तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है और डी के अनुसार पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या दिया गया है कि पहला और दूसरा सही है, मतलब श्रम की मांग बराबर श्रम की पूर्ति और श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता बराबर श्रम की पारिश्रमिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, अपूर्ण साधन उत्पाद बाजारों में हमारे ऑप्शन है, पहला जब औसत आगम उत्पादकता मजदूरी से ज़्यादा होती है, जब औसत आगम उत्पादकता सीमांत मजदूरी से ज़्यादा होती है, या फिर जब औसत आगम उत्पादकता जो है वो एमआरपी से कम होती है, जब औसत आगम उत्पादकता जो है वो सीमांत मजदूरी से ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला या चौथा सही है, दूसरा पहला और तीसरा सही है, तीसरा पहला या दूसरा सही है और चौथा दिया गया है चौथा और तीसरा सही है।
तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा जो है सही है। श्रम शोषण का तात्पर्य श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता से कम पारितोषिक देना है। अर्थात जब मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता से कम हो तो इसके संबंध में दो विचारधाराएं मिलती हैं। पहली, पीगू एवं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की विचारधारा। इनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में शोषण की समस्या नहीं होती है। शोषण तब उत्पन्न होता है जब वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता तथा श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो। इसे एकाधिकारिक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो इसे क्रेता का एकाधिकारिक शोषण कहते हैं। और दूसरा मत दिया है चैम्बरलेन का विचार। चैम्बरलेन के अनुसार श्रम का शोषण तब उत्पन्न होता है जब श्रमिक की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादन से कम हो जाती है। इस प्रकार श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार के कारण शोषण उत्पन्न होता है। हमारा 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा? हमारे ऑप्शन है, पहला श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र, दूसरा श्रम का सीमांत आय उत्पाद वक्र, तीसरा श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य वक्र और चौथा श्रम का औसत उत्पाद वक्र। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र। हमारा 15वां सवाल है, मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में किंग्स के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो मेल नहीं खाता है? हमारे ऑप्शन है, पहला मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर है, दूसरा मुद्रा की मांग अस्थिर है, तीसरा मुद्रा की मांग ब्याज संवेदी है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से कैसी है? स्थिर पाई जाती है। किंग्स का मौद्रिक नीति का सिद्धांत 3 अवधारणाओं से बना है। पहला, जिसे हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं, दूसरा पूंजी की सीमांत दक्षता और तीसरा ब्याज दर। किंग्स अल्पकाल में इन अवधारणाओं की परस्पर क्रिया को बताते हैं। मौद्रिक नीति प्रभावशीलता के संबंध में किंग्स का जो विचार है कि मुद्रा मांग अस्थिर रहती है क्योंकि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति संवेदी है। अर्थात यदि ब्याज की दर अधिक होगी तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी सिद्धांत है कि बचत और निवेश दोनों निम्नलिखित में से एक के फलन है। हमारे ऑप्शन हैं, पहला राष्ट्रीय आय का स्तर, दूसरा रोजगार और उत्पादन का स्तर, तीसरा मौद्रिक और राजकोषीय नीति और चौथा ब्याज दर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज दर। ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी सिद्धांत अर्थशास्त्री जीएस मिल, वालरस, मार्शल, पीगू आदि द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज को पूंजी के उपयोग के लिए ईमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और ब्याज की दर पूंजी की मांग और पूंजी की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पूंजी की आपूर्ति के संबंध में धनात्मक तथा पूंजी की मांग के संबंध में ब्याज की दर का ऋणात्मक संबंध होता है। हमारा 16वां प्रश्न है, ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी एक मिनट, ये 16वां प्रश्न जो है वो रिपीट हो गया है। हम बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। श्रम मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? हमारे ऑप्शन हैं, पहला एडम स्मिथ, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा रैगनर नर्सरे, गुन्नार मेडल, आर.एम. सोलो और चौथा है फ्राई रेनिस रैगनर नक्से। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी,
दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी सी और चौथा ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, एडम स्मिथ और रिकार्डो। श्रम मूल्य सिद्धांत एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था। श्रम के मूल्य सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु या सेवा का आर्थिक मूल्य उस वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक कुल सामाजिक श्रम से निर्धारित होता है, न कि उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता से। हमारा 18वां प्रश्न है, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मत से मिलान कीजिए। हमारे ऑप्शन है, पहला कार्यबल, दूसरा सभी शिक्षित, तीसरा रोजगार प्राप्त और बेरोजगार और चौथा सभी ग्रामीण कार्यकर्ता। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार। श्रम शक्ति में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों सम्मिलित होते हैं। यहाँ बेरोजगारों से आशय ऐसे लोगों से है जो दिए गए मजदूरी पर कार्य करने को इच्छुक हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। हमारा 19वां प्रश्न है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, श्रम के लिए मांग पर, श्रम आपूर्ति पर, श्रम की आपूर्ति तथा मांग दोनों पर और चौथा है हमारा लाभ अधिकतमीकरण पर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम के लिए मांग पर। वितरण के हम सबसे पहले इसे एक ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। ये हमारा एक वक्र बन रहा है जो यहाँ पे श्रम की मात्रा यानी लेबर दिखा रहा है, यहाँ मजदूरी तथा उत्पादन मतलब प्रोडक्शन को दिखा रहा है। ये हमारी एक रेखा जाती है यहाँ से, जिसे हम क्या कहते हैं, ए डब्लू बराबर एम डब्लू। अब हम देखें कि इस रेखा पे यहाँ क्योंकि हमको प्राइस और एवरेज की बात करनी है, यहाँ पे एक रेखा हम खींचते हैं जो हमारी लेबर को बताती है और यहाँ पे डब्लू जो वेजेस को बता रही है, मतलब मजदूरी तथा उत्पादन दोनों को बता रहे हैं। ये रेखा जब यहाँ से इस तरीके से आती है तो ये कौन सी रेखा होती है, हमारी एमआरपी रेखा होती है, एमआरपी रेखा होती है। ठीक, अब आती है हमारी दूसरी रेखा जो कि यहाँ से बनती है, एक मिनट, ये रेखा जो है वो यहाँ से इस तरीके से बनती है। ये रेखा जो है हमारी एआरपी रेखा होती है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण जो है वो जेपी क्लार्क ने द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उनकी एक पुस्तक आई थी 1902 में मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। क्लार्क ने प्रदर्शित किया कि स्थैतिक दशाओं में उत्पादन का प्रत्येक साधन, यहाँ तक कि साहसी भी अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही पारितोषिक प्राप्त करेगा। उनकी मान्यताएं थीं कि उत्पादन के विभिन्न साधन पूर्णतः कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं और उत्पादन इकाई समान होती है। और अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक उत्पादक की उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है तो एक साधन के स्थान पर हम दूसरे को प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वर्तमान तथा उत्पादन में समता नियम जो है लागू करती है। बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। आभासी लगान के उत्पादन के कारक के लिए प्रतिफल है जो कि होता है, हमारे ऑप्शन है, पहला अल्प अवधि में आर्थिक लगान लेकिन दीर्घ अवधि में अंतरण आय, दूसरा है अल्प अवधि में अंतरण आय, तीसरा है अल्प तथा दीर्घ दोनों ही अवधियों में अंतरण आय और चौथा है अल्प तथा दीर्घ दोनों अवधियों में आर्थिक लगान। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। आभासी लगान का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। ये पहले भी हम 2-3 प्रश्नों में क्लियर कर चुके हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभास लगान कहा। मार्शल के अनुसार आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है, और अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। वह दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनीय साधनों का प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर फर्म को देना पड़ता है, इसलिए परिवर्तनीय साधनों को लगान प्राप्त नहीं होता। लगान केवल किन साधनों को प्राप्त होता है? जो स्थिर होते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, अधिशेषवत आभासी लगान है। हमारे ऑप्शन है, पहला कुल लागत के ऊपर अधिशेष आय, दूसरा उच्च उर्वरता भूमि से प्राप्त अधिशेष अर्जन, तीसरा मांग में वृद्धि के कारण अधिशेष अर्जन, और चौथा अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं अन्य उपकरणों से व्युत्पन्न आय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आभास लगान के विचार का प्रतिपादन मार्शल ने किया। मार्शल ने लगान को केवल भूमि से संबंधित करने पर अपनी असहमति व्यक्त की और बताया कि भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधन जिन्हें मानव निर्मित कहा जा सकता है कि पूर्ति अल्पकाल में पूर्णतः कैसी होती है? बेलोच होती है। अल्पकाल में पूंजीगत साधनों द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभास लगान कहा, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं अन्य उपकरणों से व्युत्पन्न आय। चलिए, हमारा 22वां प्रश्न आ गया है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है कि हमें कारण, एक अभिकथन दिया होता है और फिर उसके बाद हमें कारण बताना होता है कि ये सही है अथवा नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेशेवरों के लिए श्रम की आपूर्ति वक्र दीर्घाकृत आकार की अवलोकित पाई जाती है। कारण क्या है? मजदूरी अनुपयोगिता देती है, इसलिए आय क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है। तो नीचे जो कथन दिए गए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। और तीसरा क्या दिया गया है? ए और आर सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि श्रम की मतलब ये व्याख्या सही कर रहा है। श्रम की पूर्ति से तात्पर्य श्रमिकों की उस मात्रा से है जो मजदूरी की विभिन्न दरों पर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हो। पूर्ति वक्र कुछ दूरी तक तो बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जब तक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली है तब तक मजदूरी बढ़ने के साथ साथ श्रमिक अधिक कार्य करेंगे, पर एक सीमा के बाद आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मजदूरी की वृद्धि के बाद भी श्रम की पूर्ति कम होती जाती है। हमारा 23वां प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला मजदूरी बढ़ानी होगी, दूसरा मजदूरी घटानी होगी, तीसरा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी, और चौथा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है वो घटानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है वो बढ़ानी होगी। अन्य बातों के समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विवेचन जीवी क्लार्क ने किया था। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर जो है वो निर्धारित होता है। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा एक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है? यहाँ पे विभिन्न कथन दिए गए हैं जिसमें से हमें असत्य कथन को छांटना है। पहला है भूमि की पूर्ति असीमित है। दूसरा, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तीसरा, भूमि पर कृषि ऐतिहासिक क्रम से की जाती है। और चौथा, लगान कीमत निर्धारित होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि की पूर्ति असीमित है। रिकार्डो के लगान के अनुसार ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल जो है कैसा है? सीमित है। रिकार्डो के अनुसार लगान सिद्धांत के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। आर्थिक लगान बराबर हम जिससे लगान में से भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के अतिरिक्त प्रतिफल है। अर्थव्यवस्था या समाज में भूमि की पूर्णता स्थिर है, अर्थात भूमि की पूर्ति पूर्णतया कैसी है? बेलोचदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की ओर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म मजदूरी बराबर होती है। हमारे ऑप्शन है पहला, सीमांत आय उत्पादन में। दूसरा, सीमांत उत्पादन मूल्य के तथा सीमांत आय उत्पादन। दूसरा, सेवा की लागत के। और चौथा, जीवोपार्जन स्तर के। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पादन मूल्य के तथा सीमांत आय उत्पादन के। मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन जे.बी. क्लार्क ने किया था। ये अभी हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन की दशा में श्रम की सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती है। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग है जो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मजदूरी बराबर सीमांत आगम उत्पादकता, जिसे हम एमआरपी के नाम से भी जानते हैं, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन, और सीमांत उत्पादकता का मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्रांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करती है। यह विचार जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है जी.एम. किंग्स ने, दूसरा के विक्सेल ने, तीसरा डी.एच. रॉबर्टसन ने, और चौथा एम. फीडमैन ने। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी.एम. किंग्स ने। किंग्स के अनुसार मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास रखते हैं। तरलता पसंदगी और मुद्रा मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। किंग्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 प्रकार से की जाती है। पहला, सौदा या लेन देन उद्देश्य के लिए। दूसरा, सतर्कता या दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए। तीसरा, सट्टा उद्देश्य के लिए। सौदा और दूरदर्शिता हेतु मुद्रा की मांग आय लोचात्मक तथा ब्याज निरपेक्ष होती है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज की दर से विपरीत संबंध को प्रदर्शित करती है। हमारा 27वां प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार लगान होता है। हमारे ऑप्शन है आधिक्य ना लेने की लागत। दूसरा, लागत ना की आधिक्य, आधिक्य तथा लागत दोनों, और ना आधिक्य और ना ही लागत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधिक्य ना की लागत। रिकार्डो के अनुसार लगान होता है आधिक्य ना की लागत, अर्थात लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता बल्कि कीमत लगान को प्रभावित करती है। रिकार्डो के शब्दों में अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या सवाल को वहीं के वहीं घुमा दिया जाता है और उसके जवाब को भी। हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। हमारा 28वां प्रश्न है, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि। हमारे ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। दूसरा, अर्थव्यवस्था में स्वर्ण नहीं बचेगा। तीसरा, नव प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा। और चौथा, व्यापार करने की प्रेरणा नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। रिकार्डो ने एक भविष्यवाणी की है। उसके अनुसार अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में जब पहुंच जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो औद्योगिकरण, शहरीकरण या कॉलोनी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है उसी पे व्यक्ति मकान बना रहा है, उसी पे उद्योग स्थापित कर रहा है, उसी पे हॉस्पिटल, स्कूल, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी कृषि योग्य भूमि पर ही बनाई जा रही हैं। तो अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमारे पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं बचेगी। इसी की विस्तृत व्याख्या जो है वो रिकॉर्डों के द्वारा की गई है। हमारा 29वां प्रश्न है, लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। यह विचार जो है किसका है? हमारे ऑप्शन है, पहला डी रिकार्डो का, ए मार्शल का, तीसरा है जीएस मिल का और चौथा है जे रॉबिन्सन का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे रॉबिन्सन का। आधुनिक अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान के विचार का सार वह आधिक्य है जो एक साधन के न्यूनतम आय के अतिरिक्त प्राप्त होता है, जिसके कारण वह साधन अपना कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जॉन रॉबिन्सन ने लगान के निर्धारण के लिए अवसर लागत का उपयोग किया। उनका विचार है कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात भी अगर हम करें तो प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है यदि उसमें भूमि की भांति सीमितता का गुण पाया जाए। हमारा 30वां प्रश्न है, किंग्स के अनुसार विनियोक्ता ब्रांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना अधिक पसंद करते हैं, जबकि वे उम्मीद करते हैं कि, हमारे ऑप्शन है, पहला ब्याज की दर में गिरावट आएगी, दूसरा ब्याज की दर में वृद्धि होगी, तीसरा बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होगी और चौथा ब्याज की दर स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी। किंग्स ब्याज को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। उनका मानना है कि ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा होता है। बॉन्ड कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। किंग्स के अनुसार यदि ब्याज की दर में वृद्धि होने की जरा भी आशंका होती है तो नियोक्ता बॉन्ड की अपेक्षा मुद्रा को अधिक अपने पास रखना पसंद करते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो, हमारे ऑप्शन है, पहला उसकी मांग तथा मूल्य घटेगा, दूसरा उसकी मांग तथा मूल्य अप्रभावित रहेगा, तीसरा उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। साधन बाजार में साधन की कीमत भी उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। साधन की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, क्योंकि मांग तो वस्तुओं या पदार्थों की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी बढ़ जाएगी जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। हमारा 32वां प्रश्न है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान, हमारे ऑप्शन है, पहला कीमत का निर्धारण करती है, दूसरा उत्पादन लागत का एक अंश होता है, तीसरा कीमत द्वारा निर्धारित होता है, चौथा उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमत द्वारा निर्धारित होता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। इस प्रकार लगान जो है वो प्रकृति के प्रति हमारा क्या है, एक प्रतिफल के रूप में जो है वो प्राप्त होता है। 33 क्वेश्चन है हमारा, हस्तांतरण आय से अभिप्राय है। हमारे ऑप्शन है, पहला साधन के स्थानांतरण की लागत,
दूसरा कुल आगम कुल लागत, तीसरा वर्तमान उपयोग में साधन की आय और चौथा वैकल्पिक सर्वोत्तम उपयोग में साधन की आय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक सर्वोत्तम साधन उपयोग में साधन की आय। हस्तांतरण आय से अभिप्राय वैकल्पिक सर्वोत्तम उपयोग में साधन की आय से होता है। यह एक तरफा भुगतान की अवधारणा है जो उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त होती है। यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं के प्रति भी उत्पादन को नहीं दर्शाती। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्च इत्यादि। 34वां प्रश्न है, आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति, हमारे ऑप्शन है पहला पूर्णतः बेलोचदार होती है, दूसरा पूर्णतः लोचदार होती है, तीसरा इकाई के बराबर लोचदार होती है और चौथा इकाई से कम लोचदार होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः लोचदार होती है। इसका एक वक्र भी होता है, दिस एंड दिस, ये हमारा सप्लाई वाला है, ठीक। ये हमारी एक मांग रेखा बनती है जो इस तरीके से आती है। ये हमारा क्या होता है, मांग रेखा होती है। ये हमारा प्राइस होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमारा सप्लाई होता है। ये हमारा लेवर आ जाता है, यहाँ पे एक्स एंड वाई और यहाँ पे हमारा ओ बिंदु रहता है। ये हमारे संतुलन का बिंदु होता है, ई बिंदु। यदि उत्पादन का साधन पूर्णतः लोचदार हो तो ऐसी परिस्थिति में साधन का पूर्ति वक्र जो है वो आधार के समानांतर होता है। इस बात का प्रतीक है कि दिए गए मूल्य का कोई उत्पादक जितना उत्पादन करना चाहे साधन खरीद सकता है। ऐसी परिस्थिति में साधन की संपूर्ण आय स्थानांतरण आय के बराबर हो जाएगी। रेखा चित्र में जो हमारा पीएस पूर्ति वक्र है, इस बात का प्रतीक है कि दिए गए मूल्य पर कोई उत्पादक जितना चाहे उतना साधन का जितना चाहे उतने साधन उत्पादन का साधन खरीद सकता है। मतलब जितना उत्पादन वह करना चाह रहा है उससे रिलेटेड वह उतना साधन खरीद सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है। हमारे ऑप्शन है पहला बीमा योग्य जोखिम, दूसरा बीमा अयोग्य जोखिम, तीसरा है हमारा ए तथा बी दोनों और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि प्रोफेसर नाइट ने जो है वो इस पर अपना क्या मत दिया हुआ है, क्योंकि हर एक अर्थशास्त्री जो है वो अलग अलग चीज़ों पर अपने विशेष मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उनकी एक अलग परिभाषा होती है अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर नाइट ने भी जो है वो बताया है। चलिए, यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमा अयोग्य जोखिम। प्रोफेसर नाइट लाभ को उन दो जोखिमों और अनिश्चितताओं का पुरस्कार मानते हैं जिनका बीमा नहीं हो सकता। वह बीमा योग्य और बीमा अयोग्य जोखिमों में भेद करते हैं। नाइट कहते हैं कि लाभ ऐसी बीमा अयोग्य जोखिमों और अनिश्चितताओं को उठाने का पुरस्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारे ऑप्शन है पहला नवप्रवर्तन का सिद्धांत, दूसरा जोखिम सिद्धांत, तीसरा अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत। प्रोफेसर एच.एफ. नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में विस्तृत रूप से इसका प्रतिपादन किया।
कि लाभ अनिश्चितता वहन करने का जो प्रतिफल है अथवा पारितोषिक है वह प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में ही पाया जाता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में लाभ का जन्म ही नहीं होगा। लाभ भविष्य की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होते हैं। भविष्य का यह अनिश्चितता ही साहसी के लिए जोखिम को जन्म देती है और इस अनिश्चितता जन्म या अन्य जोखिम का प्रतिफल ही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। हमारा 38वां प्रश्न है, शब्द संभव अचंभा किस सिद्धांत से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, पहला लगान सिद्धांत, दूसरा ब्याज सिद्धांत, तीसरा मजदूरी सिद्धांत और चौथा लाभ सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट थ्योरी, लाभ सिद्धांत। शब्द संभव अचंभा लाभ सिद्धांत से संबंधित है। लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर सोकिल ने दिया। प्रोफेसर सोकिल ने अनिश्चितता की स्थितियों के अंतर्गत प्रत्याशाओं के प्रवेश द्वारा प्रोफेसर नाइट के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। सोकिल के अनुसार प्रत्याशाएं दो प्रकार की होती हैं, सामान्य और विशेष। 39वां प्रश्न, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब ये सवाल तो हम बहुत देर से रिपीट करते आ रहे हैं, तो आप लोग सवाल सुनते से ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। फिर भी एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वॉकर, दूसरा मिल, तीसरा रिकार्डो और चौथा नाइट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉकर। लाभ के लगान सिद्धांत की परिकल्पना का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री सीनियर तथा मिल को जाता है, किंतु इसका प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉकर द्वारा किया गया। वॉकर के अनुसार जिस प्रकार भूमि के भिन्न भिन्न टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, उसी प्रकार उद्यमियों की योग्यता में भी अंतर पाया जाता है। सीमांत भूमि की भांति सीमांत उद्यमी सामान्य योग्यता का प्रतीक होता है और वह अपनी वस्तु को उत्पादन लागत पर ही बेच सकने के कारण कोई आधिक्य प्राप्त नहीं करता है। सीमांत उद्यमी से अधिक योग्य व कार्यकुशल उद्यमी आधिक्य प्राप्त कर लेते हैं और वही लाभ होता है। हमारा 40वां प्रश्न है, लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, वहाँ पे लगान सिद्धांत पूछा था, यहाँ लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत को पूछा हुआ है। तो पहले हमें सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही उसके आंसर की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे अनिश्चितता वर्ड पे हमें फोकस करना है। हमारे ऑप्शन है जेवी क्लार्क द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, तीसरा फ्रैंक नाइट द्वारा और चौथा कॉल्डोर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक नाइट के द्वारा। लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रैंक नाइट द्वारा किया गया। नाइट के अनुसार लाभ बीमा अयोग्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार है। तो उन्होंने इसे दो भागों में विभाजित किया। पहले में देखें अगर हम, तो ऐसे जोखिम जिनका अनुमान पहले से लगाया जा सके, जैसे आग लग जाने का जोखिम, चोरी तथा डकैती का जोखिम। दूसरे जोखिम की अगर हम बात करें तो प्रवृत्ति अनिश्चितता, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रतियोगिता का जोखिम। नाइट ने कहा कि लाभ का प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में ही पाई जाती है, स्थैतिक में इसका जन्म नहीं हुआ है। ये पिछले प्रश्न में भी हमने इसकी व्याख्या को देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मुनाफों को गतिशील अधिशेष के रूप में देखा था? हमारे ऑप्शन है जेबी क्लार्क, दूसरा है जी.जे. स्टिगर, तीसरा स्टोनियर एवं हैग और चौथा है एफ.एच. नाइट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेबी क्लार्क। प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने मुनाफों लाभों को गतिशील अधिशेष के रूप में देखा। क्लार्क के अनुसार गत्यात्मक गतिशील अवस्था में ही लाभ की उत्पत्ति होती है, स्थैतिक अवस्था में नहीं होती है। गत्यात्मक अवस्था में परिवर्तन होते हैं, जैसे
जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, उत्पादन तकनीकियों में सुधार, औद्योगिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की इच्छा में गुणात्मक वृद्धि, इन सभी के अगर हम परिवर्तनों को देखें तो आविष्कार और नवप्रवर्तन करने में सफल होते हैं जो भी उत्पादक होते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी आती है। इस प्रकार उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा 42वां प्रश्न है, पूंजीगत लाभ का अर्थ है। सवाल जितना छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा वो अपने आप में गंभीरता लिए हुए होता है। हमारा ऑप्शन है पहला, आस्ति के मूल्य में वृद्धि, दूसरा पूंजी स्टॉक में वृद्धि, तीसरा आस्ति की आय में वृद्धि और चौथा विदेशी पूंजी की राशि में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्ति के मूल्य में वृद्धि। कोई प्रतिभूति, शेयर, डिवेंचर या मकान या किसी हम अन्य संपत्ति को लेते हैं, अपनी क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक मूल्य पर ही बिकती है। भाई जिस व्यक्ति ने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा होगा वह उस मूल्य पर उस वस्तु को नहीं बेचता है। तो इस प्रकार के होने वाले लाभ को हम पूंजी लाभ कहते हैं। जैसे यदि कोई प्रतिभूति जैसे एक शेयर क्रय करके 1 वर्ष के भीतर बिकती है तो इस पर होने वाले लाभ की अल्पकालीन जो पूंजी लाभ होता है वह 1 वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिभूति को बेचने से प्राप्त लाभ को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कहते हैं। हमारा 43वां प्रश्न है, लाभ आगणनीय बीमा योग्य जोखिम का वहन करने का पुरस्कार है। यह विचार जो है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है जे बी क्लार्क, दूसरा जे ए सुम्पिटर, तीसरा एफ बी हाले और चौथा एफ एच नाइट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच एफ नाइट। लाभ आगणनीय बीमा योग्य जोखिम वहन करने का पुरस्कार है, यह विचार एफ एच नाइट ने दिया था। नाइट के अनुसार लाभ बीमा अयोग्य जोखिमों अर्थात अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार है। बीमा योग्य जोखिमें ज्ञात अथवा निश्चित होती हैं, इनका पूर्वानुमान जो है लगाया जा सकता है। 44वां प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया है? हम इससे पहले अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, लगान का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या कीवर्ड है? नवप्रवर्तन का सिद्धांत। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया जा रहा है। हमारे पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा एफ एच नाइट, तीसरा जे सुम्पिटर और चौथा ए मार्शल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे सुम्पिटर। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जे सुम्पिटर द्वारा किया गया, इसलिए उन्हें लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का जनक कहा जाता है। सुम्पिटर के अनुसार लाभ साहसी द्वारा प्रयोग में लाए गए नवप्रवर्तन का परिणाम होता है, अर्थात नवप्रवर्तन के कारण उत्पन्न अतिरेक लाभ है। नवप्रवर्तन से उनका अभिप्राय किसी भी ऐसे परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप उसकी आय में वृद्धि आए। नवप्रवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे उत्पादन की नई प्रविधियां तरीकों का जन्म हो गया हो, कच्चे माल तथा सामग्रियों के नए स्रोत की खोज हो गई हो, या किसी भी उद्योग में नए संगठन व्यवस्था को बनाया गया हो, या हो सकता है फिर नए बाजार का निर्माण हो गया है। तो इनमें से किसी भी प्रकार की एक परिस्थिति बन सकती है। हमारा 45वां प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम बताया था। हमारे ऑप्शन है पहला हिक्स ने, दूसरा डाल्टन ने, तीसरा टेलर ने और चौथा मस्ग्रेव ने। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया था। डाल्टन के अनुसार लोक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का आधार सम सीमांत उपयोगिता नियम है।
एक व्यक्ति की तरह राज्य भी अपनी क्रियाओं के द्वारा समाज को मिलने वाली सामाजिक कल्याण अथवा शुद्ध सामाजिक लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति यह आवश्यक सुनिश्चित करती है कि करों तथा सरकारी व्ययों को उसी सीमा तक बढ़ाया जाए जिस पर कि कर की एक अतिरिक्त इकाई के कारण उत्पन्न त्याग व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से उत्पन्न उपयोगिता के बराबर हो जाए। हमारा 46वां प्रश्न है, ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से फलन है। हमारे ऑप्शन हैं, पहला निवेश का, दूसरा मुद्रा के अपसंचय की इच्छा का, तीसरा मुद्रा की मात्रा का और चौथा ABC सभी का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऋण देय निधि द्वारा मुद्रा के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित चरों का फलन है। पहला निवेश का, दूसरा मुद्रा के अपसंचय की इच्छा का और तीसरा मुद्रा की मात्रा का। अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत में प्रमुख रूप से विक्सेल, वर्टेन-ओहलिन, रॉबर्टसन, लिंडहल, वाइनर आदि सभी सम्मिलित थे। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर ऋण योग्य राशियों की मांग तथा उसकी पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य राशियों की पूर्ति में आय में से की गई बचतें, असंचित किया गया धन, बैंकों द्वारा सृजन की गई मुद्रा तथा व्यवसायियों द्वारा विनिवेश आदि शामिल हैं। ऋण योग्य राशियों के लिए मांग में निवेश के लिए मांग, उपभोग के लिए मांग तथा मुद्रा संचय के लिए मांग सम्मिलित है। हमारा 47वां प्रश्न है, सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन है, पहला आय के स्तर पर, दूसरा ब्याज की दर पर, तीसरा मुद्रा की उपलब्धता पर और चौथा रहन सहन के स्तर पर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर पर। यहाँ पे 3 उद्देश्य जो हैं वो उसके और होते हैं। पहला लेन देन या सौदा उद्देश्य, दूसरा सतर्कता या सुरक्षा उद्देश्य, तीसरा सट्टा उद्देश्य। अगर हम इनको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें तो जो सट्टा या सतर्कता उद्देश्य होता है वो M1 बराबर L1Y होता है और ब्याज दर पर निर्भर करें तो M2 बराबर L2, जिसे हम R के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार कुल मुद्रा की जो मांग होती है वो M1 प्लस M2 बराबर M होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है, किंग्स के अनुसार मुद्रा की लेन देन के लिए मांग मूलतः इसके स्तर पर निर्भर होती है। हमारे ऑप्शन हैं, पहला आय, दूसरा ब्याज दर, तीसरा उत्पादकता और चौथा सामान्य मूल्य स्तर। यहाँ पे हमें बताना है कि किंग्स के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की मांग जो है वो किस प्रकार से निर्भर कर रही है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय, यानी कि इनकम। किंग्स के अनुसार मुद्रा की लेन देन के लिए मांग मूलतः आय के स्तर पर निर्भर होती है। मुद्रा की लेन देन मांग वस्तुओं और सेवाओं के लगातार भुगतान करने के लिए मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य से उत्पन्न होती है। किंग्स के अनुसार इसका संबंध निजी और व्यापार विनिमय के चालू लेन देनों की नकदी के लिए आवश्यक है। मुद्रा की लेन देन मांग या आय स्तर का प्रत्यक्ष समानुपातिक और धनात्मक फलन है, उसे हम LT
बराबर KY से भी जानते हैं। 49 क्वेश्चन है, तरलता जाल स्थिति वह है जब हमारे ऑप्शन हैं, पहला, सभी संभावित निवेशकों भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक ब्याज दर आलोच्य ब्याज दर से ऊपर है। तीसरा, सभी संभावित निवेशक भविष्य में ब्याज दर कम होने की अपेक्षा करते हैं। चौथा है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज आलोचनीय है। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी संभावित निवेशकों भविष्य में ब्याज दर की बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये ऊपर से इस तरीके से आता है और यहाँ से इधर चल जाता है। ये हमारा LP वक्र होता है और नीचे B तरलता जाल होता है। यहाँ RO हम यहाँ पे हमारे ब्याज की दर होती है और यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति जो है वो बताई जाती है। ब्याज की एक निश्चित निजी दर पर LP वक्र पूर्णतः लोचदार बन जाता है। इस स्थिति को तरलता जाल कहते हैं। इससे हम निम्न इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्याज की दर एक निश्चित स्तर से नीचे गिर सकती है। पूर्णतः लोचदार LP जो वक्र है हमारा यहाँ पे जिसे प्रदर्शित किया जा रहा है के समक्ष एक सामान्य मजदूरी कटौती भी प्रभावपूर्ण नहीं रह पाती। ब्याज की दर कभी शून्य नहीं हो सकती। इस प्रकार तरलता जाल वह स्थिति है जब सभी संभावित निवेश भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है, तरलता चलनिधि पास तरलता वरीयता का वक्र का वह अंश है जहां लोग, हमारे ऑप्शन है, पहला, ब्याज दर बहुत कम होने के कारण धन को अपने पास निष्क्रिय रूप में रखते हैं। दूसरा, ब्याज दर अधिक निवेश करते हैं। तीसरा, ब्याज दर कम होने के कारण अपने सारे धन का निवेश कर देते हैं। और चौथा, धन को लेन देन के प्रयोजनों से अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तरलता पास या जाल तरलता वरीयता वक्र का वह अंश है जहां लोग ब्याज दर बहुत कम होने के कारण धन को अपने पास निष्क्रिय रूप में रखते हैं। तरलता पास की अवधारणा किंग्स द्वारा विकसित की गई। इस स्थिति में निम्न विशेषताएं को हम देख सकते हैं: अत्यंत कम ब्याज दर, कम मुद्रास्फीति, ऋणात्मक आर्थिक समृद्धि, ब्याज और निवेश की अपेक्षा बचत पर अधिक जोर दिया जाता है और मौद्रिक नीति का मांग वक्र को प्रोत्साहित करने में विफल होता है। चलिए, आज की हमारी क्लास के 50 प्रश्न पूर्ण होते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।